हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस समय भारत के संसद में एक सत्र चल रहा है जिसको कहते हैं बजट सत्र। इस बजट सत्र के दौरान भारत के संसद में एक हंगामा हुआ और ये हंगामा इस बार इतना ज़्यादा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भाषण भी नहीं हो सका। लोकसभा में इस बार धन्यवाद भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं हुआ। सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा। इस हंगामा के पीछे कारण क्या है? विपक्ष की क्या इसमें तर्क है? क्यों हंगामा हुआ? सत्ता पक्ष ने ऐसा क्या कदम उठाया होगा कि विपक्ष को ऐसा करना पड़ा? इस एपिसोड में हम पूरी जानकारी करेंगे, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस बार के जो भाषण में हंगामा हुआ, इसने पूरे दुनिया में भारत की संसद का जो छवि है, भारत की संसद की छवि वो धूमिल की है। वैसे तो भारत की संसद में आए दिन इस तरीके के हंगामे होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हंगामा हुआ है उसने पूरे दुनिया में इस चीज़ को एक नकारात्मक छवि के रूप में लिया है। क्योंकि ये बजट सत्र जो होता है वो किसी भी देश का बजट, वो दूसरे देश उस पे ज़रूर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये देश कैसे प्रगति कर रहा है, इस देश के लोग किस पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इस देश के लोगों ने किस-किस सेक्टर में कितना-कितना पैसा लगाने की बात की गई है। तो इससे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ पूरे विश्व में संचालित होती हैं। अब ऐसे दौरान इस दौरान ही अगर संसद में हंगामा हो जाए, तो सोचिए दुनिया में क्या भारत की छवि जाएगी। खैर, इस चीज़ को हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बजट सत्र क्या होता है। भारत में ये बजट सत्र शुरू होता है आपका जनवरी के लास्ट वीक से और मार्च तक चलता है, बीच में कुछ छुट्टियाँ भी पड़ती हैं। मैं बजट सत्र को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा, एक मैं घर की कहानी लेता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि बजट सत्र किसको कहते हैं। यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं, एक नॉर्मल पर्सन हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ एक घर की कहानी लेकर के, कि बजट सत्र का मतलब क्या होता है। आप मान लीजिए आपका घर का एक क्या है आपका एक न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है आप रहते हैं, आपके दादाजी रहते हैं और आपके भाई-बहन और हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं। मान लीजिए दादाजी हैं, दादाजी के 2-4 बच्चे हैं और उन 2-4 बच्चों के फिर और भी बच्चे हैं, तो एक न्यूक्लियर फैमिली है। उस न्यूक्लियर फैमिली में दादाजी का विज़न रहता है कि हमें घर कैसे चलाना है, हमें घर कैसे चलाना है। दादाजी की ये सोच रहती है कि हमें घर कैसे चलाना है, घर में कौन-कौन सी संपत्ति हमें इस बार बेचनी है, कौन-कौन सी संपत्ति हमें इस बार खरीदनी है और कौन-सी संपत्ति से हम कितना पैसा कहाँ लगाएँगे ताकि हमारा जो घर है वो अच्छे से चल सके और घर के सदस्यों को किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, स्वास्थ्य उनका कैसा रहेगा, किसको कहाँ भेजना है। इस सब की थोड़ी-थोड़ी रूपरेखा हमारे दादाजी हमें बताते हैं या हमारे पिताजी को बताते हैं, ऐसे समझिए। दादाजी इतना बात कहने के बाद वो बात आ जाती है पिताजी पे, चूँकि पिताजी और उनके भाई लोग इसको डिसीजन लेते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्धि की अगर बात करें तो पिताजी और उसके भाई के समकक्ष लोगों के हैं लोग हैं ना, पैसा वही कमाते हैं, वही खर्च करेंगे। दादाजी तो एक ऊपर बैठ के सुपरविज़न करते हैं कि आपको ये काम करना है तो अच्छा रहेगा। हालाँकि दादाजी ये भी दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको यही करना है, क्योंकि पैसा तो पिताजी और ये सब लोग कमा रहे हैं, तो हो सकता है उनकी बात टाल दें, लेकिन सभ्यता के रूप में हमारी अभी तक बन चली आई है। तो दादाजी जो कहेंगे उसी तरीके से घर चलेगा, ऐसा मान के चलिए। दादाजी ने कह दिया, पिताजी और उनके सभी लोगों ने बैठ कर के, भाइयों ने बैठ कर के डिसीजन लिया कि हाँ, चलिए ठीक है, हम लोग अब अ, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। उसमें चर्चाएँ हो रही हैं कि इस बार कितना पैसा कहाँ दिया जाएगा, कितना पैसा कहाँ दिया जाएगा, कौन क्या करेगा, किसको किसको हमें अच्छी एजुकेशन दिलाएँगे, किसको हम एमबीबीएस कराएँगे, किसको हम आईएएस की तैयारी करवाएँगे, किसको रेलवे की तैयारी करवाएँगे। इस तरीके से बहुत सारी बातें उस बैठक में हो रही थी। वही हमारा बजट हो जाता है, बजट सत्र हो जाता है। अब घर के लोगों ने मिल कर के उस पे दादाजी ने विज़न दिया, पिताजी ने उसमें बैठ कर के और पिताजी के समकक्ष जो भाई हैं उन्होंने बैठ करके उस पे डिस्कशन करके बताया कि इतना पैसा हम तुमको देंगे, तुमको ये तैयारी करनी है, इतना पैसा हम तुमको देंगे, तुमको ये तैयारी करनी है, इतना पैसा हम तुमको देंगे, तुमको ये काम करना है, ये प्रॉपर्टी हमें बेचनी है और इस प्रॉपर्टी को हम इस बार खरीदेंगे। तो इस तरीके से चर्चाएँ घर वालों ने कर ली। इसके बाद देखिए होता क्या है कि अब जो बच्चे रह गए हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि मैंने आपको इतना-इतना रुपए दिया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं? तो बच्चे भी अपनी बात कहते हैं। बच्चे अपनी बात कहते हैं और बच्चे जो बात कहते हैं वो कहते हैं कि दादाजी ने जो विज़न देखा है बिल्कुल सही है।
और पिताजी जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन पिताजी अगर इतना पैसा यहाँ ना खर्च करके इस जगह पे खर्च कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों ने ये बात उठा सकते हैं, बच्चे उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते हैं। बच्चे कह सकते हैं कि ठीक है, आपने जो पिताजी ने जो काम करने के लिए सोची है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ये भी कह सकते हैं कि नहीं, आप इस बार ये काम मत कीजिए, ये इस काम का पैसा जो है आप इस बार लगा दीजिए इसमें, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। इस तरीके से चर्चाएँ होती हैं। तो ये हो गया पूरा घर का बजट। घर का बजट हो गया। घर के सदस्य मिलकर के अपने घर की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि पिछली बार हमने ये काम करके दिखाया था और आगे आने वाले साल में हम ये काम करेंगे और इतना-इतना पैसा इसमें खर्च करेंगे। तो घर का बजट इसी प्रकार से हो जाता है। ठीक यही काम संसद में इस समय चल रहा है। जनवरी की लास्ट वीक से आपका स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। ये संसद है, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी देश के सांसद हैं वो बैठते हैं और संसद में 2 कमरे होते हैं। एक तो कमरा होता है लोकसभा का और एक कमरा होता है राज्यसभा का। लोकसभा का जो हम लोग सीधे अपने सांसद चुनते हैं, वो होते हैं लोकसभा के, और जो इनडायरेक्ट सांसद चुने जाते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। उसमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व रहता है। स्टूडेंट इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये जो है वो तस्वीर है लोकसभा की, जो हम लोग डायरेक्ट सांसद चुनते हैं उनकी। तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और राष्ट्रपति जी ने पिछले साल में क्या किया था उसके बारे में, सरकार के विजन के बारे में थोड़ा बताया था और आगे वाले साल में सरकार क्या करेगी, कितना पैसा खर्च करेगी और सरकार को क्या करना चाहिए, इस बात पर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण होने के बाद प्रथा यह है कि आर्थिक सर्वे आता है। तो इस बार 31 जनवरी को आपका आर्थिक सर्वे आया। आर्थिक सर्वे में क्या होता है कि जो सरकार में वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री का मतलब आप ऐसे समझिए, एक ऐसा आदमी जो पूरे देश का पैसा कंट्रोल करता है कि कौन सा पैसा कहाँ लगेगा, कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है अभी और किस पैसे को हमें कहाँ भेजना है, कौन पैसे की मांग कर रहा है, कितना हमें लोन लेना है। इस सब चीज़ों के आर्थिक मामलों की जानकारी कौन रखता है? वित्त मंत्री। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है इस समय। तो आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 31 जनवरी को पेश किया और 31 जनवरी को पेश करने के बाद वो अपना उन्होंने बताया कि हमने पिछली वर्ष ये काम किए थे और इतनी हमें इसमें फ़ायदा मिली थी और ये सेक्टर में हमें इतना लॉस हुआ था, या आगे आने वाले साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके से हम अपना काम करेंगे। तो ये वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया था। उसके बाद 1 फरवरी को आपका होता है, 1 फरवरी को आपका बजट पेश हुआ। 1 फरवरी को आपका बजट पेश हुआ। बजट पेश जब हुआ तो बजट पेश में क्या होता है कि सारी चीज़ें बताई जाती हैं ना कि किस सेक्शन में हम कितना पैसा दे रहे हैं या किस सेक्टर में हम कितना पैसा दे रहे हैं और किस सेक्टर से कितना पैसा आने की संभावना है। ये वित्त मंत्री बताती है, अपना विजन बताती है कि हमने इस तरीके से इस बार फ्रेमवर्क तैयार किया है कि हम इस सेक्टर को इतना पैसा देंगे तो हमें हो सकता है इस सेक्टर से इतना लाभ मिल जाए, हो सकता है। ठीक है। इसके बाद होता है धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक सांसद से पूछा जाता है कि जो वित्त मंत्री जी ने एक तो आर्थिक सर्वे बताया था, दूसरा आपका बजट पेश किया है, दोनों बातों पर अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप अपना धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से प्रश्न खड़ा कर सकते हैं या फिर आप हमें बता सकते हैं कि आप इससे सहमत हैं। इस तरीके से आप समझिएगा, बिल्कुल बेसिक। हालांकि इसको धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के रूप में लिया जाता है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इस दोनों मुद्दों पर प्रत्येक सांसद को बोलना होता है, उसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। जो भी हमारे उस लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद बैठे होते हैं, सभी को बोलना होता है कि आपने जो भी बजट पेश किया है या फिर आपने जो भी आर्थिक सर्वे बताया है, इसमें ये कमियां थी, ये अच्छाइयां थी और बहुत कम समय उनको दिया जाता है। चूंकि हमारे पास सांसद कितने 545 सांसद लोकसभा में हैं, 245 हमारे राज्यसभा के हैं, तो इस तरीके से सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, समय कम होता है, तो थोड़ा सा कम समय दिया जाता है और कहा जाता है कि कम शब्दों में अपनी बात रखिए, बताइए कि सरकार ने जो किया था वो सही था और आगे सोच रही है सरकार क्या ये सही है। तो ये चीज़ संसद में होती है। अब इस धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ही एक ऐसी घटना घटित होती है जिसमें प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी घटना यहीं पे होती है। देखिए वो घटना क्या थी। वर्ष 2004 के बाद पहली बार ये घटना हुई है, ध्यान रखना। वर्ष 2004 में ये घटना हुई थी, उसके बाद ये पहली बार ये घटना हुई है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के भाषण के पास कर दिया गया। देखिए क्या हुआ।
जब ये सब आरोप प्रत्यारोप होते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसमें विपक्ष के नेता भी ये बोलते हैं कि आपने इतना पैसा यहाँ खर्च कर दिया होता तो आज ये स्थिति कुछ और होती। फिर उसको सत्ता पक्ष के लोग उसको काउंटर करके बताते हैं कि नहीं, मैंने ये जो पैसा खर्च किया था बिल्कुल सही था, इसमें इतना लाभ हुआ है, आगे संभावना है कि इससे ज़्यादा लाभ होगा। विपक्ष फिर इसमें कोई दूसरा सांसद खड़ा होकर कहेगा कि नहीं, आप हमारे सेक्टर में इतना ज़्यादा अगर खर्च करते तो हमारे क्षेत्र में ये विकास हो सकता था। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते हैं और बाकी से उनको कह देते हैं ठीक है, बजट आपने पेश किया जैसा है सब चीज़ ठीक है। इस तरीके से अपना करते हैं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ था कि और अंत में क्या करना होता है कि फाइनली प्रधानमंत्री जी को, चूँकि ये सरकार के मुखिया होते हैं, तो इनको ये कहना होता है कि ठीक है, बाकी सभी लोगों की सहमति के बाद ये बजट जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसमें हमने ये विज़न थे, ये संशोधन किया है, ये चीज़ें करनी है हमें, तो अपना बात करके उसमें फाइनल करते हैं। ठीक है? लेकिन इस बार हुआ क्या कि धन्यवाद प्रस्ताव चल ही रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पे भाषण नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? सामान्यतः संसद है, सदन के नेता प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार लोकसभा में संबोधन नहीं कर पाया। ना कर पाने के कारण देखिए क्या थे? ये उल्टी लगा दी स्लाइड, कोई बात नहीं। देखिए ना कर पाने के कारण क्या थे? तो ना कर पाने के जो विवाद थे उसके मुद्दे ये थे, संसद में देखिए 2 बातों को लेकर के विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखना यहाँ पे, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है इस सत्ता पक्ष की और विपक्ष की भी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। इस समय आर्थिक मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, बजट सत्र चल रहा है। हमें देश की रूपरेखा बनानी है कि हमारे आने वाले समय में देश कैसे चलेगा, कितना पैसा हम किस सेक्टर में खर्च करेंगे ताकि हमारा देश विकास करे, हमारे देश के नागरिकों का विकास कैसे होगा, किसानों का विकास कैसे होगा, शिक्षा में कितना पैसा खर्च करेंगे, उस पर ना कर करके विपक्ष ने देखिए मुद्दा कहाँ ले गए। विपक्ष मुद्दा को देखिए कहाँ ले गए। विपक्ष का पहला बड़ा मुद्दा था जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब। अब आप कहेंगे ये जनरल नरवणे कौन है, तो हम आपको बताते हैं जनरल नरवणे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं एम नरवणे, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं एन नरवणे। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। इनकी एक पुस्तक थी जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, एक पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक आप देख रहे हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस पुस्तक में एक बात का जिक्र था, चाइना से अभी कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री जी से थल सेना अध्यक्ष ने पूछा था कि बताइए प्रधानमंत्री जी, हम आगे क्या डिसीजन लें, क्या हम हमला करें या फिर पीछे हट जाएं या किस तरीके की रणनीति अपनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए क्या कहा था, प्रधानमंत्री ने सेना को उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री जी ने सेना के अध्यक्ष से ये कह दिया था कि आप जो उचित समझो वो करो, कह करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ये विपक्ष का आरोप था। ये जो हंगामा हुआ उसके पीछे का कारण अगर हम देखें तो ये पहला कारण था कि इनकी जो किताब है इसमें इस बात का जिक्र है कि सेना प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आपको जो उचित लगे वो करो। विपक्ष ने इसे नरेंद्र सरेंडर जैसा तंज किया, तो विपक्ष ने इसे कहा कि आप चीन से सरेंडर हो गए, आपने सेना को ये कह दिया कि आप जो समझो वो करो, हमारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विशेषज्ञों पर भरोसे वाली लीडरशिप बताया है। तो सत्ता पक्ष ने भी देखिए इसमें जवाब दिया जब ये बात संसद में विपक्ष के द्वारा उठाई गई। हालांकि उठानी चाहिए थी बजट पर, बात करनी चाहिए बजट पर, लेकिन देखिए किस तरीके से मुद्दा घुमाया जाता है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बात आर्थिक मामलों की होनी चाहिए थी। देखिए बात किसकी चल रही है, मुद्दा को घुमा करके ले गए चीन की तरफ और कह दिया, सरकार के पक्ष के लोगों ने कहा कि ये हमारी जो सरकार है ये लीडर्स पर भरोसा करती है, जो उसके विशेषज्ञ हैं उन पर भरोसा करने वाली सरकार है। हमें पूरा भरोसा है कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो लीडर हैं, वो सही डिसीजन लेंगे, तो हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। ये सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उचित नहीं समझा इस पर हस्तक्षेप करने की। ठीक है ना। दूसरा इसमें कारण क्या था, दूसरा कारण बना अमेरिका के साथ ट्रेड डील। अभी अभी ही इसी दौरान जब ये काम संसद में हो ही रहा था, इसी दौरान अमेरिका से एक ट्रेड डील हुई। ट्रेड डील का मतलब व्यापारी समझौते हुए कि कुछ चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लग रहा था, कुछ चीज़ों पर टैक्स कम लग रहा था, और कौन सी चीज़ हमारे यहाँ से आयात होगी, कौन सी चीज़ वहाँ से निर्यात होगी, इस तरीके की चीज़ें जो है के लिए एक ट्रेड डील हुई। ट्रेड डील में देखिए क्या हुआ, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन फाइल, ठीक है,
एपस्टीन फाइल में नाम आने के कारण प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं और इसके दबाव में उन्हें अमेरिका के साथ ऐसी ट्रेड डील की है जिसमें किसानों के खिलाफ विपक्ष का यह भी सवाल था कि इसे डील की जानकारी भारत सरकार के बजाय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड डील का मतलब। ट्रेड डील का मतलब ये हुआ कि अभी जब ये संसद में चल ही रहा था उसी दौरान अमेरिका से एक ट्रेड डील हुई और ट्रेड डील में विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि आपने जो ट्रेड डील की है अमेरिका के साथ, जो भी वार्ता की है, उस वार्ता में पहली बात तो किसानों के लिए या हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है, पहला आरोप लगाया। दूसरा आरोप सबसे बड़ा इनका ये था कि आपने हमें जानकारी नहीं दी, आपने या भारत सरकार ने भारत के लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी इस ट्रेड डील के माध्यम से कि इस ट्रेड डील में किस किस मुद्दे पर बात हुई है, किन किन प्रोडक्ट्स पर बात हुई है, क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन कौन से व्यापार इसमें शामिल किए गए हैं, आपने किस तरीके से बात की है उसके बारे में यहाँ पे कुछ भारत में नहीं बताया, ऑफिशियली नहीं बताया। ना तो कोई वीडियोग्राफी जारी की और ना ही कोई ऑफिशियल लेटर जारी किया है कि हमारे देश और अमेरिका के बीच में इस तरीके से ट्रेड डील हुई है। इस बात को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा था। तो सत्ता पक्ष को इसमें देखना चाहिए मेरे ख्याल से कि एक अगर ट्रेड डील हुई है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इस पे एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके देनी चाहिए थी, संसद में बतानी चाहिए थी कि बिल्कुल कि हमारी ये ट्रेड डील हुई है, इसमें ये व्यापार शामिल हैं, हम ये करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन विपक्ष का इसमें ये सबसे बड़ा सवाल था कि आपने हमें ना बता करके दूसरा देश हमें बता रहा है कि हमारे साथ में ये हो रहा है, हमने भारत के साथ में ये किया। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है अमेरिका इस समय झूठ बोल रहा हो कि हमने भारत के साथ ये ट्रेड डील कर लिए, जबकि भारत के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे समझिए कि घर की बातें दूसरा व्यक्ति बता रहा है, आपके घर की बातें दूसरा व्यक्ति बता रहा है और आपको आपके घर की बातें नहीं पता है कि आपके घर में क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा बुरा तो लगता है, इस बात तो मैं सहमत हूँ कि थोड़ा सा बुरा लगता है। अगर ट्रेड डील हुई है तो उसमें सरकार को स्पष्ट रूप से जानकारी देनी चाहिए थी। बाकी ये वाला जो मुद्दा उठाया गया है, मैं कहता हूं अभी सही समय नहीं था उठाने का, इस समय आर्थिक मामलों पर बात होनी चाहिए थी। तो ये दो बड़े कारण थे। अब इस कारण को देखिए लेकर के हुआ क्या, इस कारण को लेकर के प्रधानमंत्री जी को संसद में अब जो लोकसभा है वहां पर दिक्कत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें सदन में न आने की सलाह दी। अब जब ये बातें चल ही रही थी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो आपस में पता है आजकल आपको, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं कि किस तरीके से बच्चों जैसे लड़ते हैं। मैं वो शब्द का यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये माननीय लोग होते हैं। इन माननीय लोगों के लिए वो शब्द अब यहाँ खुले मंच से यूज करना ठीक नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, इस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं जैसे कि वो, अब छोड़िए मैं नहीं आगे कहूँगा। आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे कि घर के गाँव के बच्चे नहीं होते हैं, वो लड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपस में इनकी लड़ाई हुई होगी, उम्मीद है ऐसी ही हुई होगी। और वहाँ पे बताया ये गया था कि जो विपक्ष के कुछ महिला सांसद थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं, जिस सीट पर बैठते हैं, उस सीट को इस प्रकार के पोस्टर, बैनर्स लगा दिए थे कि ये किताब के बारे में, मोदी सरेंडर के बारे में और ट्रेड डील के बारे में। यही दो मुद्दे थे इनके इस समय। तो प्रधानमंत्री के वहाँ पे सीट पे लगा दिए और उसके साथ साथ वहाँ पे खड़ी हो गई घेर के कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम उनसे ये सवाल करेंगे कि आप हमें इसका जवाब दो। लेकिन वहाँ पे हंगामा कुछ ज़्यादा बढ़ा। तो देखिए ओम बिरला जी हैं जो आपके स्पीकर हैं, ये पूरी संसद को चलाते हैं और वहाँ पे एक एक लोगों को बोलने का मौका देते हैं। तो ये संसद के प्रमुख होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संसदीय कार्य मंत्री हैं वो है किरण रिजिजू जी। संसदीय कार्य मंत्री का मतलब एक ये ऐसे सांसद हैं जो कि संसद में क्या काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, उस सब का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। इन्होंने और ओम बिरला जी ने, दोनों लोगों ने सोचा कि अब मामला जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में आने से मना कर देते हैं। तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि आपकी जो सीट है उस पे कुछ विपक्ष की महिलाएं सांसद हैं, उन्होंने हंगामा किया है और पोस्टर बैनर लगा दिए हैं या फिर अतिक्रमण कर लिया है, ये इस तरीके से उन्होंने बताया। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ सुरक्षा कारणों से नहीं गए। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ नहीं गए, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे धक्का मुक्की और अन्य सुरक्षा चूक की आशंका की वजह से नहीं गए। तो ये कारण की वजह से प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं पहुंचे और इसके बाद जो हुआ क्या, फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी गए। जब लोकसभा में इस तरीके अभिभाषण नहीं हो सका
तो अब देखिए, हमने आपको बताया था कि 2 कमरे होते हैं, एक तो राज्यसभा का होता है, एक लोकसभा का होता है। तो लोकसभा वाले में तो गए नहीं, फिर राज्यसभा वाले में गए और राज्यसभा में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 97 मिनट का उस पे अभिभाषण दिया, जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पे अभिभाषण दिया, मतलब जनता को बताया। जनता को बताने का मतलब है वहाँ पे बैठे सांसदों को बताया, और सांसदों को बताने का मतलब है सभी लोगों को बताया, जनता को बताया कि हमने पिछले साल ये किया था, आगे का हमारा विजन ये है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी बात की और उसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ राज्यसभा में प्रधानमंत्री को भाषण के बाद। हालांकि वैसे लोकसभा में होना चाहिए था, क्योंकि ये लोकसभा के नेता हैं, राज्यसभा के नेता नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस बात को अच्छे से समझते होंगे, लेकिन ये इस बात का भी इसमें प्रावधान है कि जो सरकार का प्रमुख है वो किसी भी सदन में जा सकता है भाषण देने के लिए। तो इस तरीके से ये लोग जो है अपना आपस में लड़ते रहते हैं। इसमें देखिए भारत का क्या नुकसान हुआ, बात यहाँ पे आती है कि भारत को क्या नुकसान हुआ या समय की बर्बादी कैसे हुई। तो सदन की कार्रवाई के हर मिनट की कीमती समय होता है और लागत अगर आप बात करेंगे तो 2.5 लाख प्रति मिनट होती है। सोचिए 2.5 लाख प्रति मिनट। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कितने मिनट का वीडियो हो गया है, तकरीबन मुझे लग रहा है ऐसा 22-25 मिनट का वीडियो होगा। इस 22 और 25 मिनट के वीडियो में अगर 1 मिनट की हम समय देखें तो 2.5 लाख रुपये खर्च आता है। ऐसा संसद में, यहाँ पे नहीं, संसद में 1 मिनट की कार्यवाही के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्च आता। अब सोचिए इस हंगामे के कारण 19 घंटे 13 मिनट तक ये समय बर्बाद हुआ। 19 घंटे 13 मिनट के लिए संसद स्थगित रहा और कोई भी वहां पे चर्चा नहीं हो सकी। इस बात का मुझे बहुत ही बड़ा दुख है, क्योंकि देश का इतना पैसा बर्बाद हो गया है, किसी कारण का नहीं रहा है। 19 घंटे 13 मिनट सोचिए। और वर्तमान समय की जो हालात हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं। लोकसभा की कार्य क्षमता आप देख रहे हैं 52% रह गई है और राज्यसभा की कार्य क्षमता 39% बची है मात्र। जो हमारे सांसद हैं इनको वहां जाना चाहिए और अपनी वहां पे वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि साल में 3 बार ही संसद का सत्र बुलाया जाता है और उस सत्र में भी ये लोग नहीं जाते हैं। मात्र पता है 52% कार्य क्षमता लोकसभा की बची हुई है। लोकसभा में जो काम हो रहे हैं वो 100% होने चाहिए थे, लेकिन 52% हो पा रहे हैं। राज्यसभा में 39% काम हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांसद जा ही नहीं रहे हैं, सांसद अपने पर्सनल काम में बिजी हैं। क्योंकि सांसद अब एक पार्टिकुलर सांसद का कुछ अपना अहम बचा ही नहीं है, सांसद का अपना कोई सवाल ही नहीं बचा है, वो मात्र पार्टी का सवाल हो गया है। पार्टी का सवाल का मतलब है पार्टी के मुखिया पहुंच गए, जान लो सब पहुंच गए। तो कुछ सत्ता पक्ष के भी सांसद नहीं जाते हैं, कुछ विपक्ष के भी सांसद नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो किस तरीके का हू हल्ला करते हैं, जैसे कक्षा 1-2 के बच्चे लड़ते हैं। आए दिन आप देखते होंगे इस पे विवाद होता रहता है। कोई जूता चला रहा है, कोई चप्पल चला रहा है, कोई किसी के ऊपर थूक रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है भरे सदन से। तो इस तरीके की ये बेहुदा हरकतें इस तरीके के ये सांसद करते हैं। माननीय हैं ये लोग, और इस तरीके का अगर ये हंगामा करेंगे, इतना देश का पैसा बर्बाद करेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बर्दाश्त करने वाला। इसमें हम लोग तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो इस चीज़ को सोच करके वोट दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो संसद में जा करके संसद की कार्रवाई में भाग ले और हमारे क्षेत्र की बात उठाए, ना कि वहां जा करके मौज मस्ती करे। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से संसद में हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री जी का जो लोकसभा में भाषण वो नहीं हो पाया। 2004 की बात, 22 सालों के बाद ये घटनाएं हुई। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, क्या संसद में इस तरीके का ही हंगामा होना चाहिए? मुझे मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस पर कोई ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि अगर संसद में किसी प्रकार का हंगामा होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके लिए बनाएगा कौन कानून? कानून बनाने वाले लोग ही अगर हंगामा करेंगे तो कानून बनाएगा कौन? संसद में जो हंगामा हुआ इतना ज़्यादा विकराल था कि इस पे अब कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं। मैंने पूरी चीज़ें आपको बता ही दी हैं कि क्या-क्या हुआ, संसद में कैसे हुआ। इसमें कोई कम नहीं है, सत्ता पक्ष भी कम नहीं है और विपक्ष भी कम नहीं है। जिस मुद्दे पर जब बात करनी होती है तब बात नहीं करते हैं। देखिए कहाँ का मुद्दा था, कहाँ ले आए। आर्थिक मामले की मुद्दा था। देश में ये बताना चाहिए था कि नागरिकों को कितना लाभ मिल रहा है इससे। टैक्स कितना आपने कम किया, कितना ज़्यादा किया। उद्योग क्षेत्र में कितना ज़्यादा विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे, क्या किया अभी तक। बेरोजगारी पर आपने क्या किया, कोई बोलने को तैयार नहीं। चीन वाली उठा के वो अनपब्लिश्ड किताब जिसका कोई अभी जिक्र भी नहीं है। आप अगर कोई किताब ऐसी लिख दें और वो अगर पब्लिश ना हो तो वो तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद उस मुद्दे को यहाँ उठाया गया।
कोई ज़रूरत नहीं थी इस मुद्दे की। आप सिर्फ़ आर्थिक मामलों पर इस समय बात करते और देश की सरकार से दबाव बना कर के लोगों के कल्याण की बात करवाते, कल्याण की योजनाओं पे बात करते। लेकिन नहीं, आपको और सत्ता पक्ष को दोनों को मलाई खाना है, बाकी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी राय आप लोग अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन बाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।